हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट साइंस जेआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, मतलब कि कितने क्वेश्चन जनरली इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ना चाहिए। इसके बाद कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक्स सॉल्व करनी चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस एग्ज़ाम में मिल सके। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर साल इनसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि 2022 में जो जितने भी स्टूडेंट्स जेआरएफ का प्लांट साइंस से पेपर देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स होंगी, जिनसे वो अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो प्लांट साइंस का माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको ईज़िली वो कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें वेटेज की, तो जनरली जो प्लांट साइंस में जो सब्जेक्ट से अपना पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से जनरली पूछे जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट एज ए आपका रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स प्लांट साइंस से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका 1 से 2 क्वेश्चन अगर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से आपका छूट जाते हैं तो वो आपको रैंक को कहीं पीछे धकेल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आप माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें जिससे आपकी रैंक इंप्रूव हो। और जब हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारी पैथोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हमारे लिए माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ इसका जो एडवांटेजेस है वो पैथोलॉजी सब्जेक्ट को कवर करने में भी मिलता है। इसके बाद अगर आप देखें कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए जनरली कवर करनी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की एग्रीमोन की जो पीडीएफ है उसमें टोटल 32 चैप्टर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जनरली बात की जाए तो करीब 80% जो जनरली जो जेआरएफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी माइक्रोबायोलॉजी की एग्रीमोन की पीडीएफ से कवर हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके 32 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से पढ़ें जिससे कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएँ। इसके बाद जो दूसरी बुक है वो है इन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये थारो एंड कपूर की जो बुक है, थारो कपूर एंड यादव की बुक है। इसमें स्टार्ट के 8 चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कि जनरली इसका इंडस्ट्रियल यूज़ दिया है, कैसे आप माइक्रोब्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, तो उनके बारे में इसमें बताया हुआ है। इसके बाद अगर आपकी ये दोनों बुक कवर हो जाती हैं और आपको लग रहा है कि थोड़ा और डीप में जाना चाहिए, तो फिर तीसरी बुक है माइक्रोबायोलॉजी की एज अ प्लेक्जर की ये बुक है, जिसमें कि बैक्टीरियल क्लासिफिकेशंस और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। बट जब आपकी दोनों बुक अच्छे से कवर हो जाएं तो उस टाइम पे आपको प्लेक्जर बुक पे जाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए दोनों बुक हैं। इन दोनों बुक से आपका 90% तक ऐसा कवर हो जाता है बेसिक्स। और इसके साथ साथ अगर आपको और कुछ भी लगे, जैसे कि आपने कभी जो नीट के टाइम पे प्रिपरेशन की हो, तो उस टाइम पे एक बार आप एनसीईआरटी को देख लें। बेसिक मतलब 2-3 पेज, ज़्यादा पेज है नहीं एनसीईआरटी में, जिसमें से आप बैक्टीरिया और कवक को क्लासिफिकेशन ऐसे देख सकते हैं। 8-10 पेज का क्लासिफिकेशन है, वो आपको ऐसा सफिशिएंट है। इससे बाहर की बुक्स आपको जनरली फॉलो नहीं करनी है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी बुक्स आपको तैयार करनी चाहिए, तो जनरली 1 से 2 ऑब्जेक्टिव बुक अगर आपके पास हैं तो एज ए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपके लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेनली होता है कंसेप्ट। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कितने ही ऑब्जेक्टिव आप उस पर लगा सकते हो। बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव लगाने से भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आपको डायरेक्ट याद हो। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जनरली इस साल अब पूछे जाते हैं। तो एक जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी एट ए ग्लांस, जो कि डीके वर्मा की बुक है। इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी, अगर इसको नहीं लेना है तो आप दूसरी बुक पे जा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अधेश कुमार एंड सुशील कुमार की है। इन दोनों में से आपको एक लेना है। और तीसरी जो बुक है वो है प्लांट पैथोलॉजी एट ए ग्लांस। ये है उत्पल कुमार भट्टाचार्य की। तो ये बुक आपको ज़रूर लेनी है। इस बुक में करीब 1000 क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छे से करना है। बैक्टीरिया के हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ वायरस के हैं, कुछ क्वेश्चंस फंगी के दिए हुए हैं और कुछ पैथोलॉजी के क्वेश्चन है। तो इसको जब आप इस बुक को आप अच्छे से कवर करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पोर्शंस है वो कि आपको पैथोलॉजी के साथ साथ जो माइक्रोबायोलॉजी को पोर्शंस है वो भी ऐसे कवर हो जाता है। तो ये बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ आप इन दोनों बुक में से एक बुक कोई सी भी ले सकते हैं, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। इन दोनों में से आप एक बुक से कवर कर सकते हैं।
इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिससे जनरली जेआरएफ में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह का होता है इनका, और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। इससे जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मार्फोलॉजी, आपको पता होनी चाहिए। मार्फोलॉजी पढ़ने के बाद आप उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से करें। क्लासिफिकेशन में भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को अच्छे से देखें, किस तरह से जो फ्लैजेला के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है उनको सबको अच्छे से देखें। और जो अभी जेनेटिक बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है 16 SRNA के बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे भी आप इसको अच्छे से देखें। मॉलिक्यूल्स वगैरह इन सबको एज क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे, जो बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी है उसके बेसिस पे आप अच्छे से इनको क्लासीफाई करके देख सकते हैं। इसके बाद है रिप्रोडक्शंस। तो बैक्टीरिया में मेनली जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो वो बहुत अच्छे से करना है। उससे जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद है कि जो बैक्टीरिया है उसका क्या क्या यूजेज है और क्या क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो ये दोनों अच्छे से कवर करनी है। हार्मफुल इफेक्ट पे जनरली क्या करता है, कौन कौन से डिसीजेस कॉज करता है एज अ ह्यूमन में, और प्लांट में भी कौन कौन से डिजीज कॉज करता है, तो ये इंपॉर्टेंट दोनों हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम यूज़फुल देखें इसकी बैक्टीरिया के बारे में, तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स इसके द्वारा बनती हैं, एंजाइम्स कौन से प्रोड्यूस करता है ये, विटामिन, एमिनो एसिड्स, और जो बायोगैस वगैरह हुआ, कंपोस्टिंग वगैरह हुआ, इसमें इसकी किस तरह से भूमिका होती है उसके बारे में इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके बाद है जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है वायरस। वायरस की आपको मार्फोलॉजी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, उसको समझना एक बार। इसके बाद क्लासिफिकेशन, इसके बाद डिसीजेस, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स, और इसके बाद है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में जनरली डिसीजेस से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कौन कौन से डिसीज़ कॉज करता है, या फिर माइकोप्लाज्मा की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, किस तरह का उसका प्रियोमॉर्फिक जो टाइप बनता है, कॉलोनी उसकी किस तरह से बनती है। तो ये सब आपको ऐसा बेसिक क्वेश्चन इससे जनरली आ जाते हैं, जो कि आप ऐसा एग्रीमून की PDF से भी कवर कर सकते हैं इसको, जो पैथोलॉजी में कुछ दिया हुआ है उसके बेसिस पे। माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा आप उसको अच्छे से कवर करें। इसके बाद है स्टरलाइजेशंस, डिसइंफेक्शंस एंड पास्चराइजेशंस। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक से जनरली 2 से 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोच पास्चुलेट्स। कोच पास्चुलेट से जनरली हर साल एक क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन ने जो 3 जो मेजर पोस्टुलेट दी हैं, इसके बाद जो 4th पोस्टुलेट स्मिथ ने दिया है, तो इन चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका एक एक जो टॉपिक है वो चारों के चारों आपको ऐसे याद होना चाहिए, मतलब किस तरह से, किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, किस स्टेप में हम क्या करते हैं। इसके बाद इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस बोल सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नाइट्रेट एसिमिलेशंस। नाइट्रेट एसिमिलेशन से भी जनरली 1 से 2 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस। इससे जनरली 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है। नाइट्रेट एसिमिलेशंस और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें कौन कौन से बैक्टीरियल इंक्लूड रहते हैं, कौन सी एल्गीज वगैरह, तो वो सब आपको ऐसा साइनोबैक्टीरिया, इन सबको अच्छे से अच्छे से इसको देखना है, क्या क्या इसके वो होते हैं, उसको पूरे एस्पेक्ट को क्लियर करना है। कौन सा जीनस, स्लो राइजोबियम वगैरह जो होते हैं, एजो राइजोबियम, ठीक है, स्नो राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, इन सबको भी अच्छे से देखना है, जो कि आपकी मेजरली एग्रीमून की PDF से बहुत हद तक ये कवर हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन जनरली कंपोस्टिंग से आता है और एक क्वेश्चन जनरली बायोगैस के पोर्शन से जनरली पूछा जाता है। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से जनरली पूछे जाते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन करीब बैक्टीरिया से हमारे पूछे जाते हैं, हर साल का यही ट्रेंड है अभी तो। और 4 से 5 क्वेश्चन जनरली वायरस से पूछे जाएंगे। उसकी लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल्स पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अभी जनरली देखा जाए तो, मतलब वो किस तरह से रिप्रोडक्शन कर रहा है, जो फेजेस वगैरह बनती हैं उसको आप ऐसे जेनेटिक्स में भी पढ़ सकते हैं, उसको आप ऐसे पैथोलॉजी में पढ़ सकते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ सकते हैं। एक जगह कोई सी भी जगह पर आप उसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लें, जिससे तीनों सब्जेक्ट में आपको उसको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद उसका क्लासिफिकेशन से जनरली आ जाता है। बैक्टीरियल वायरल जो डिसीजेज होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसका पूछ सकता है कि किस वायरस में किस तरह का DNA होता है, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड DNA किस वायरस में होगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA किस में होगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA किस में होगा, तो ये सब क्वेश्चन जनरली पूछ सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा से आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जनरली स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और पास्चुरीकरण से आते हैं। स्टरलाइजेशन से वो पूछ सकता है आपसे मेथड के बारे में, जैसे कि फिल्टर स्टरलाइजेशन हुआ, ठीक है, हीट स्टरलाइजेशंस वगैरह हुआ, तो इन सब के बारे में भी जनरली वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसके बाद एक क्वेश्चन जनरली अभी कोच पास्चुलेट से पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चंस नाइट्रेट एसिमिलेशन से और 2 से 3 क्वेश्चंस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से अभी का जो ट्रेंड है उसमें आते हैं। एक क्वेश्चंस कंपोस्टिंग से, एक क्वेश्चंस बायोगैस से पूछा जाता है। करीब जो टोटल क्वेश्चंस हैं
जो अगले साल आने के चांसेस हैं वो 10 से 20 क्वेश्चंस आपके माइक्रोबायोलॉजी से आने के चांसेस हैं, जिससे कि आपकी मेजरली रैंक डिसाइड फैक्टर ये हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और जो बुक्स बताई हैं उन्हीं को प्रिपेयर करें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बुक्स पे अगर जाओगे, जैसे 4-5 बुक अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अगर आप कवर कर रहे हो, तो फिर आप ऐसे बाकी सब्जेक्ट में उतना आप टाइम नहीं दे पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आपको जो मेजर बुक्स हैं उन पर फोकस करें, रिकमेंडेड बुक्स हैं उन पर फोकस करें, ज़्यादा वर्डन अपने ऊपर ना लें। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि 2022 में जो स्टूडेंट्स पेपर देंगे या उसके बाद भी जो स्टूडेंट्स पेपर देंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। जैसे कि आपको ये जो सब्जेक्ट है आपको ऐसा स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये छोड़ते हैं कि हम बायोलॉजी के स्ट्रीम से हैं, हम ऐसे माइक्रोबायोलॉजी को हमारे लिए बहुत हद तक ही आती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत से टॉपिक्स और बहुत से पोर्शंस ऐसे होते हैं इसमें जो अभी तक हमने नहीं पढ़े होते हैं, और जब हम JRF की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी होती है। तो आपको एज अ माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आपको एज अ माइक्रोबायोलॉजी जब आप अच्छे से कवर करते हो तो इसके साथ साथ आपको ऐसा जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें भी आपकी कमांड मजबूत होती है। आपके दोनों से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, जिससे कि आपको वही टॉपिक पैथोलॉजी में पढ़ना है, वही टॉपिक एज अ माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है, तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छी कमांड बन जाती है और आपको ऐसे तैयारी करने में दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि आप माइक्रोबायोलॉजी में जनरली टेबल्स और चार्ट्स बनाकर प्रिपेयर करें, जिससे कि आपको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत ना आए और आप ईज़िली उसको रिवीजन कर सकें। इसके बाद बार बार आपको रिवीजन करना है, करीब एक बार आप शुरू में रिवीजन कर लें जैसे ही आपने पढ़ा उसका जस्ट 1-2 दिन बाद, फिर करीब कुछ टाइम तक जैसे आपने चार्ट्स वगैरह बना लिए तो उनको ऐसा पुट कर दें कहीं पे भी, दीवार वगैरह वॉल्स वगैरह पे, ठीक है, और अच्छे तरीके से उनको देखते रहें, ठीक है। उससे मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा 6-7 महीने बाद ही उसको डायरेक्ट खोल के देख रहे हो, मतलब 2-3 महीने में उसको ऐसा रिवीजन उसका जनरली करते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे जब जाएँ तो मैक्सिमम चीज़ें आपको ऐसे याद रहें। और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी, जैसे कि आप बुक को रीड कर रहे हो तो एक बार बुक को अच्छे से रीड कर लो, उसके जो कंसेप्ट हैं उसको अच्छे से समझ लो। जो कंसेप्ट आपको दिक्कत दे रहा है वो ऐसा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, और अभी गूगल वगैरह करके आप उसको देख सकते हो, स्लाइड शेयर पे देख सकते हो। जनरली कुछ कंसेप्ट वहाँ पे बहुत अच्छे दिए होते हैं, तो इन सब का भी आप ऐसा यूटिलाइज़ कर सकते हो पहली बार पढ़ने के बाद। दूसरी बार जब आप पढ़ो तो उसमें से आपको ऐसा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको एज अ नोट्स बना के उसमें लिखना है। करीब पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसके 1 से 2 पेज के जनरली नोट्स बनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पेज के। ऐसा नहीं कि आप पूरी बुक को ऐसा लिख दो उसमें, तो 2 से 3 पेज के जनरली 1 से 2 या 3 पेज के जो नोट्स बने एक चैप्टर के उनको आपको ऐसे बनाते जाना है, और जनरली उसके चैप्टर के साथ वहीं पे पुट कर सकते हो। तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ये सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत होती है कि आपको ऐसा बुक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं लास्ट टाइम तक आते आते, और फिर आप ऐसे पूरी की पूरी जो बुक है उसी को स्किप कर देते हो। इससे अच्छा रहेगा कि आप ऐसा आप शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर करें अपने उससे। और आप नोट्स बनाते हो तो उससे एक फ़ायदा और होता है कि जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो जब भी हम लिखते हैं तो उसी चीज़ को हम लिखते हैं जो हमारे लिए समझ में आ रही होती है। जो चीज़ हमारे लिए समझ नहीं आती उस चीज़ को हम जनरली ऐसा नहीं लिखते, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे को याद करने में उस पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको ऐसा अपनी प्रिपरेशन में यूटिलाइज़ करने चाहिए। और इन जो PDF वगैरह हैं, इन ये जो बुक्स हैं इनकी, तो इनकी PDF अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो ऐसा मैसेज कर सकता है मेरे लिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं उसको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और जनरली अगर आपको प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो PDF पे ज़्यादा फोकस मत करना, आप ऐसे बुक्स ले लेना, क्योंकि बुक्स से पढ़ने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, टाइम आपका कम कंज्यूम होता है, और आपके लिए कॉन्फिडेंस आता है कि हमने ये बुक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू।